Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 29 2025 के शिफ्ट 1 जेई मेंस पेपर की, मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में। तो डिस्कस करें उसकी केमिस्ट्री, देखिए क्या पेपर आया था। और जो लोग इसको आगे के पेपर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैं ये बता दूं कि हम डिस्कस भी करेंगे कैसे अप्रोच करने हैं, और जहाँ लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वहाँ पूरा इलाबोरेटिव वे में बताया जाएगा, डोंट वरी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च। एक सेकेंड में स्क्रीन दिख रही है ना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च क्वेश्चन है, और उसके ऑप्शंस है ग्लाइकोजन, लैक्टोज, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च है। लैक्टोज क्या था? लैक्टोज मिल्क वाला है, मिल्क शुगर है। अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोस जो है वो स्टार्च के पार्ट्स हैं, और ग्लाइकोजन जो है उसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, O2 माइनस एंड F माइनस। O2 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में F माइनस, O2 माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। मुझे कैसे पता चला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? मैं सब में इलेक्ट्रॉन्स गिनूंगी। फ्लोरीन जो होता है F एटम, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक माइनस चार्ज मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो नेगेटिव चार्ज मतलब दो और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। Na प्लस सोडियम जो होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। पर Mg2 प्लस जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें Z देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 9, 8, 11 एंड 12। Z/E का रेशो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, मतलब जिसका Z/E ज्यादा, इसका मतलब वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां पे साइज कम है, इसीलिए चीजें पास पास रहना चाहिए। ठीक है जी। तो जहां पे Z/E कम, वहां साइज ज्यादा। तो Z/E अगर मैं फर्स्ट केस में निकालू तो 9/10, नेक्स्ट में 8/10, 11/10 एंड 12/10 है। तो सबसे ज्यादा Z/E इसका है, सबसे कम साइज इसका है, और सबसे ज्यादा साइज O2 माइनस का है। तो साइज का ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 में फ्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इसलिए नहीं कि अरे बट डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट क्लोरीन की सेकंड पीरियड एलिमेंट फ्लोरीन से ज्यादा क्यों थी? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो अंदर कलेश और ज्यादा मचेगा, क्योंकि जगह कम है और इलेक्ट्रॉन भर गया एक और। तो जगह कम, लोग ज्यादा, कलेश ज्यादा है। इस वजह से, उस कलेश की वजह से उसको जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलनी चाहिए थी उतनी ही निकलती है, थोड़ी रिपल्शन ओवरकम करने के लिए यूज हो जाती है। तो इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है जी। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है बेटा, C2H5O माइनस आयन है। पर मैम एक सेकेंड, जो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिव ही नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इतने अच्छे से रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा कि अगर मैं इस ब्रोमीन के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूं, तो वो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, और इसीलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। जो आपने मैकेनिज्म्स करे थे, जिसमें एलिमिनेशन, एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, याद है ये सब? कि ये जो है ये अटैक करेगा, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। याद दिलाती हूँ, रुक जाओ। ये लीविंग ग्रुप है, ये O C2H5 है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये उड़ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, और इवेंचुअली जब ये यहाँ आएगा तो ये लीविंग ग्रुप को फिर पुश आउट करेगा। और क्योंकि बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस वजह से NO2 का माइनस आर इफेक्ट और ब्रोमीन का भी माइनस आई इफेक्ट जो है वो हेल्प करता है इस अनायनिक सब
इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने में। तो ये मैकेनिज्म हो पाता है, जैसे डाउस प्रोसेस में हीट वीट दिखे हमने देखा था कि ऐसा ही मैकेनिज्म होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो पाता है। तो इसका प्रोडक्ट होगा कि एक ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस होगा। दोनों क्यों नहीं हो रहे हैं यार? क्योंकि एक ही हो पाएगा ना। खुद सोचो कि वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत रिएक्ट करा वो चलो एक ने कर लिया। अब हमारा दिल कहेगा कि मैम दूसरा भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो। नहीं, क्योंकि अब ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच भी तो हो रही है। माना ये लोग थोड़ा थोड़ा खींच रहे हैं, वैसे तो ब्रोमीन के लोन पे, मतलब ब्रोमीन में -I ग्रेटर देन +R होता है, नेट खींचता ही है। लेकिन OC2H5 तो पूरी तरह +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अब वो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। अब तुम्हें अगर दूसरा ब्रोमीन हटाना है तो तुम पागलों की तरह इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ, वरना तो नहीं होता ये। समझ रहे हो? तो सेकेंड अटैक इजिली नहीं हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वॉलेटाइल? यार ये हमने बहुत बार किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और ये अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल निकालने में भी काम आता है, सॉरी सेपरेट करने में भी काम आता है, सेपरेट करने में भी काम आता है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से दिक्कत क्या है जिंदगी में? विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब है कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल, अब क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे जितने स्ट्रॉन्ग मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है। यहां पे बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, यहां पे बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, क्योंकि वहां पे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस वजह से स्टीम जितना टेम्परेचर क्रिएट करती है उतना टेम्परेचर बहुत है इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को वेपराइज करने के लिए। ये मतलब होता है स्टीम वॉलेटाइल का। स्टीम वॉलेटाइल होने का मतलब कि स्टीम डालने से वो वेपराइज करने लग गया, वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया, उतना टेम्परेचर उसके लिए बहुत है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मुझे इनको सेपरेट करने के लिए, लिक्विड से वेपर बनाने के लिए, पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, और स्टीम उतना टेम्परेचर उतनी मेहनत नहीं दे पाएगा। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यहां पे स्टेप 1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वो लिगेंड्स को, जो CN- लिगेंड्स है, लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो लिगेंड्स और पास आएंगे, और पास आएंगे तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को और रिपल्शन मिलेगी। वो जितना पास आते जाएंगे इतनी उनको रिपल्शन मिलेगी, तो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। और ज्यादा रिपल्शन का मतलब है ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, और ज्यादा स्प्लिटिंग का मतलब है इवेंचुअली CFSC ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो इस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो ना, x + 6 × -1 = -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +3। +2 +2 +3 +3, +3 वाले +2 वालों से तो जीतेंगे, उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो FeCN6 3- एंड COCN6 3- का ज्यादा होगा इनसे। अब क्या देखेंगे? अब ये +3 वालों में आपस में कंपेयर करेंगे। जब आयन +3 में है तो ये D5 है। D5 का मतलब है बेटा स्प्लिट हुआ अच्छे से। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर करेगा, बिकॉज स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन चौथा ऊपर जाने की बजाय पेयर होना प्रेफर करेगा, तो ये D5 ऐसा दिखेगा। तो मतलब ये हो जाएगा T2G5 EG0 टाइप का। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, -0.4 डेल नॉट इंटू 5, डेल नॉट 1 लिख दें यहाँ पे, इंटू 5 प्लस 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग कराई तो +2p। तो ये आ जाएगा -2 डेल नॉट 1, जो इसकी वैल्यू होगी +2p। और यहीं पे मैं इसी में दिखा रही हूँ बेटा, जब मैं कोबाल्ट +3 में बात करूंगी तो ये D6 होगा, D6 होगा, तो ये हो जाएगा T2G6 EG0, मतलब 0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग, तो -2.4 डेल नॉट प्लस 2p। जो वैल्यू ज्यादा है तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा आएगी, 4 में ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। तो आंसर या तो ये है या तो ये है। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। अब 1 में ये D5 है, स्प्लिट हुआ, T2G5 EG0, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या इस वजह से T2G5 EG0 होने की वजह से मैं लिखूंगी कि -0.4 डेल नॉट 2 लिख देती हूँ, जो भी वैल्यू देगा वो, इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, प्लस एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी कराई 2, 2p, तो -2 डेल नॉट 2 प्लस 2p लिख देती हूँ। ऐसे ही T2G6 हो जाएगा, ये आयन +2 में है, D6 हो जाएगा। तो मैं अगर इसी में बना के दिखाऊं बेटा D6, तो ये हो जाएगा T2G6 EG0, मतलब -0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 2p, -2.4 डेल नॉट प्लस 2p। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये 2p तो सेम है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वाली वैल्यू मोर एनर्जी रिलीज होगी, ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये बताता है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यार -10 जूल और -5 जूल में -10 जूल बड़ा है, कैसे? क्योंकि ये माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। एक सेकेंड में इसकी स्पीड सेटिंग ठीक कर दूं, गलत हो गई थी, कि एनर्जी तो रिलीज हो रही है, 10 जूल एनर्जी निकल रही है एक केस में, और एक केस में 5 जूल निकल रही है, तो 10 जूल वाला बेटर है बेटा, 10 जूल एनर्जी निकलने वाला बेटर है। तो इस वजह से -2.4 डेल नॉट का मतलब है कि 2.4 डेल नॉट एनर्जी निकल रही है, +2p कुछ ली जा रही है। तो मान लो ये पूरी वैल्यू आएगी -10 जूल, ये पूरी वैल्यू आएगी -5, तो -10 बड़ा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, तो इसको -2 मानो, और ये 2p की वैल्यू जो है ना, ये मानो 0.2, मानो एक बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.8। ठीक है, ये है -2.4 डेल नॉट को इसमें भी 1 मानो, प्लस 0.2 मान लो 2p की वैल्यू जो ऊपर मानी थी, तो ये -2.2 आ जाएगी। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे 2.2 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे 1.8 है। इसमें जूल में नहीं बात होती, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, मैं बस बात समझा रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी CFSE ज्यादा है। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ही घूम गया। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ZnHgHCl क्या था, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता था, क्लेमेंसन्स रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करता था। तो ये जो डबल बॉन्ड O है, ये हट के यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड O है, ये हट के यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर फॉर A2B। ऐसे ही टूटेगा ये,
एग्जाम्पल कैसे टूटता है ये? 2 सोडियम होते हैं और हर सोडियम पे चार्ज +1 होता है, प्लस 1 सल्फाइड चार्ज 2-, ऐसे ही टूटेगा ये। ठीक है जी। आई की वैल्यू बतानी है इफ 30% इज डिसोसिएटेड, मतलब ये अगर मैंने इनिशियली 1 लिया था, कुछ नहीं, ये 1 माइनस 30% ऑफ 1, 0.3। अगर ये 0.3 डिसोसिएट हुआ है, एक से बेटा 2 बनते हैं तो 0.3 से 0.6 बनेगा, एक से बेटा 2 बनते हैं तो अगर ये 0.3 डिसोसिएट होगा तो ये 0.6 बनेगा, एक से बेटा 1 बनता है तो ये 0.3 डिसोसिएट होगा तो ये भी 0.3 बनेगा। आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? एड दीज 1.6, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया बेटा 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, find the order of the reaction A plus B gives F if the mechanism of the reaction is as follows. Slowest step is the rate determining step. होता है तो rate of the reaction would be equal to rate constant into slowest step में reactant A raised to the power 1, B raised to the power 1. Important point ये कि जो slowest step होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स है, और अगर वो सेम रिएक्टेंट्स एज कम्पेयर टू दिस तो चेंजेस नहीं करने होते, पर अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट होता तो मुझे फास्ट स्टेप वाले भी चेक करने पड़ते, जो मुझे यहाँ पे नहीं चेक करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि उसने डायरेक्टली पूछ लिया। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिस प्लस दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, ज्यादा मेहनत थी नहीं इसमें। हमने तो क्या क्या क्वेश्चन करे हुए इसमें, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वाले फास्ट स्टेप्स को यूज करना पड़ता है, तो वो सब करना ही नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया आंसर। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, ऑलमोस्ट हर पेपर में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड तो सवाल है ही, वीबीटी लगानी है इसमें, लगा देंगे। स्टेप 1 क्या रहेगा बेटा? रिकॉल करा रही हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, डी के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है, फिर उसके बाद ये बना के सोचना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेस्ड ऑन वीक लिगेंड दिया या स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, नहीं होगी तो कितनी होगी, एंड फाइनली हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। तो देखिए पहले केस में COOX होल 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड है ये, तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, +3 का मतलब है कोबाल्ट है D6, अरे 4S 4P 4D, ठीक है। अब मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उसको देनी है, ध्यान से देखना। कोबाल्ट D6 में है, सॉरी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जब भी, तो वहां पे मुझे एक चीज याद रखनी होती है कि कोबाल्ट +3 में तो एक्वा लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं हम, कराया ना मैंने ये, तो ऑक्सिलेटो जो है वो तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, राइट। तो पेयरिंग होगी, एक ये पेयर हो जाएगा यहाँ, ये पेयर हो जाएगा यहाँ, जिसकी वजह से ये भी खाली हो जाएगा और ये भी खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2 अंदर वाले sp3, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो 1 का 2 है, कहाँ कहाँ है, 1 2, तो आंसर 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 या 4 है। नेक्स्ट देखते हैं FeF6 3-, ये अच्छा पार्ट है, ये लिख लेना जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आयन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब F- वीक लिगेंड होता है, ये भी हमें पता है। +3 में आयन क्या होता है यार? +3 में आयन होता है D5। अब F- जो है वो पेयरिंग तो नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन ये दिखाएगा, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड का फर्स्ट है वो इन दोनों केसेस में है, ठीक है जी। बाकी दोनों जो हैं वो 4 वाले हैं,
इसका मतलब या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। और इसकी बात भी हम कर चुके हैं पिछले पेपर में, NiCl4 माइनस था और हमने भी बताया है कि PtCl4 4D और 5D में तो सभी को स्ट्रॉन्ग लेते हैं। चलो एनीवे NiCO4 की बात करते हैं। यहाँ पे निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसका मतलब है 3D8 4s2 है। वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, ये यहाँ पेयर हो जाएगा क्योंकि ये पेयरिंग करा सकता है, तो ये 3D10 बन जाएगा और ये S खाली हो जाएगा। ये S और ये 3P मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। ये टेट्राहेड्रल स्पीशीज होती है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 2। Pt जो है वो निकल के ग्रुप में होता है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी D8 हो जाएगा। और 4D और 5D सीरीज में तो सभी स्ट्रांग होते हैं, तो Cl माइनस भी स्ट्रांग है। इसका मतलब वो जो ये D8 है इसमें वो पेयरिंग कराएगा, इसमें वो पेयरिंग कराएगा, और ये पेयरिंग होने की वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके बन के सामने आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट नर्न्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन दिया है, हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन बनती है ओवरऑल रिएक्शन पे। ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब अब गेम ये है कि जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनके तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई गेम ही नहीं होता है, तो ई सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस माइनस हाँ जी RT/NF। एन की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, -RT/2F। नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। यार इसको फैक्ट बेस्ड भी मान सकते हैं, और इसमें जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग के ऊपर था ये, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैंगनीज। और अगर तुम्हें पूरा ऑर्डर लिख के दिखाऊं तो आयन का मैंगनीज से ज़्यादा होता है, इन दोनों में रूथीनियम का टेक्नीशियम से ज़्यादा होता है, रीनियम का ऑस्मियम से ज़्यादा होता है, और टंगस्टन का इससे ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, A2B गिव्स A2 प्लस हाफ B2। ठीक है। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड Kp इज, अच्छा, इफ P इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अल्फा बताना है। रिएक्शन लिख लें, कितने क्वेश्चंस करें हमने ऐसे, कितने। Kp निकालना है मुझे, P इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड Kp बताना है। ठीक है जी। मान लो आपको जब टोटल प्रेशर Kp दिया है, P टोटल दिया है, मान लो क्या दिया ही है, इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, याद है मैंने पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते हुए बताया कि कैसे पता चलेगा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। नहीं पता तो जाके वीडियो देखो, इक्विलिब्रियम की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, इसीलिए नहीं बनाई कि यार देखो ही ना, देखो जाके, वहां पे मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देख के कैसे पता चलता है। हम इसमें मोल फ्रैक्शंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पी टोटल के रिस्पेक्ट में, तो Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एम जी, जो डेल्टा एम जी आ जाएगा। हमें बस यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर मैं इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 लूँ, कुछ नहीं 1 माइनस अल्फा 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 बाय 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इसके मोल्स प्लस A2 के मोल्स प्लस B2 के मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम। मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 भी आ जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सही लिखा मैंने? मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 आ जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 आ जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। सही बात है? तो 1 माइनस अल्फा वुड बी इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस अल्फा बाय 2 वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1, राइट? अल्फा किसी की रिस्पेक्ट में नहीं है तो लिखना पड़ेगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 वुड बी इक्वल टू 1, अल्फा बाय 2 एज इट इज लिखना पड़ेगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 वुड बी इक्वल टू 1। 1 की रिस्पेक्ट में अल्फा छोटा है तो अल्फा बाय 2 तो और छोटा होगा, तो 1 प्लस बहुत छोटी चीज इज ऑल्सो 1, 1 माइनस बहुत छोटी चीज इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है जी? तो Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 विच इज अल्फा रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 विच इज अल्फा बाय 2 रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बच्चे ये बहुत भूल जाते हैं पेपर में, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A2b रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा Ng। अल्फा 1 प्लस 0.5 या फिर मैं लिख दूँ 3/2, 3/2 लिख देते हैं, समझना आसान रहेगा, इनटू P टोटल रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर हाफ। अल्फा रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर, सही जा रहे हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है? तो अल्फा 3/2 इंटू 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू Kp का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर हाफ इंटू 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P टोटल रेज टू द पावर हाफ इंटू 2, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 Kp स्क्वायर अपॉन P टोटल विच इज P, तो क्यूब रूट ऑफ 2 Kp स्क्वायर अपॉन P आ गया डायरेक्टली। नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट टू root C for an electrolyte, then the molar conductance for the same electrolyte at infinite dilution shows what? यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर इट इज लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता तो लीनियर डिपेंडेंस ना दिखती, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस लैम्डा एम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर होता है ये, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ऐसे बताते हैं, अब्रप्ट इंक्रीज जिसको बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इतना फर्क नहीं आ रहा है, वो लीनियर चल रहा है, कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आता है, जबकि वीक में अब्रप्ट आता है। उसका लॉजिक था, क्या लॉजिक था? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो उसमें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स तो नहीं बढ़ने वाले हैं, है ना? कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ा दो या फिर उन आयन्स में जो आपस में एक दूसरे को रोकने की क्षमता है उसको कम कर दो। याद है जब बहुत डाइल्यूशन होती थी तो जैसे मैं A+ हूं तुम B- हो, हमारे बीच में इतने पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि मुझे तुम नहीं दिखोगे, तुम्हें मैं नहीं देखूंगी, तो हम एक दूसरे को चलने फिरने से रोक नहीं पाएंगे। अगर B- दुनिया में घूमना चाह रहा है
तो ए प्लस उसको थोड़ा अट्रैक्ट करके रखेगा, बांध के रखेगा, तो वो जितने आराम से घूम सकता है उतने आराम से नहीं घूमेगा। मोबिलिटी उसकी कंपैरेटिवली कम हो गई बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय ए प्लस। लेकिन अगर डाइल्यूशन होने लग गई तो मेरे और बी माइनस के बीच में इतना पानी आ जाएगा कि मैं उसको उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो मुझे पता ही नहीं होगा वो कहाँ है। जो मैंने शाहरुख खान और गौरी खान का एग्जाम्पल देके समझाया था तुम्हें, याद है? हाथ पकड़े घूम रहे हैं, भीड़ आई, हाथ छूट गया, तो वो एक दूसरे के पास जाना चाह रहे हैं, पर भीड़ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो अब डाइल्यूशन करने से आयंस का नंबर भी बढ़ सकता है एंड आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ सकती है, और ये दोनों ही चीजें कंडक्टेंस बढ़ाती है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। अल्फा इज इक्वल टू 1 है, मैक्सिमम डिसोसिएटेड है, तो मोबिलिटी बढ़ती है। बट जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ती है, जिस वजह से अब्रप्ट इंक्रीज हो जाता है। राइट, तो स्ट्रॉन्ग में इतना फर्क नहीं आता, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और शार्प इंक्रीज होता अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता, पर उसने मुझे ये हिंट दिया है कि मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लीनियर डिपेंडेंस है। गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, गिवन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ई and electron gain enthalpy of A, B, C, D in the gaseous state are इतना, what will be the correct order of ionic nature of compounds? ठीक है जी, सुनो कंपाउंड कैसे बनेगा, पहले ए के साथ बना के दिखाती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी 300 किलो जूल दिया, ई प्लस बना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी -320, ए माइनस बना, दोनों को जोड़ा तो ये बॉन्ड बनाया और इन्होंने ये बना दिया, मतलब इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, इसको जोड़ने के लिए मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो इतनी एनर्जी निकली, तो ओवरऑल -20 किलो जूल का फायदा हो रहा है। और अच्छी चीज वही होती है कि एनर्जी जितनी ज्यादा निकले, किसी भी रिएक्शन में जितनी ज्यादा एनर्जी निकले, अब देखो इसकी बात की नहीं है तो ये हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो मतलब हमें इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में खेलना है। मुझे एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें स्टेबिलिटी बहुत हो, स्टेबिलिटी बहुत हो मतलब बहुत एनर्जी रिलीज हो, जहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां मेरा फायदा है, मान रहे हो? तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ इन दो को कंसिडर करूँ तो -20 किलो जूल का फायदा हो रहा है, मतलब 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। वहीं अगर मैं ई और बी को कंसिडर करूँ, मैं ई भी बनाना चाह रही हूँ, तो मेरी 300 - 340 -40 किलो जूल, मतलब 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो बी वाला जो है वो बेटर कंपाउंड बनाएगा ए वाले से, मान रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। थर्ड वाले केस में -200 है, मतलब 300 - 200 इज इक्वल टू +100। भाई ये तो बकवास होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, इसमें तो मुझे 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी कंपाउंड बनाने के लिए, मेहनत लग रही है। ये तो दोनों से ही गया गुजरा है, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, बाकी सारे तो है बेटर आयनिक कंपाउंड्स होंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बेटर है, हम सबके लिए बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन ये बकवास है। -250, 300 -250 एनर्जी यहां भी देनी पड़ेगी, पर ईसी के कंपैरिजन में कम देनी पड़ेगी, तो ईसी से बेटर है, बाकी दोनों से बकवास है। देखो कंपाउंड जब बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड बढ़िया कंपाउंड तब होगा जब उसके बनने पे बहुत एनर्जी रिलीज हो, है ना? तो रिलीज जहां हो रही है वहां तो बढ़िया है, कहीं कहीं देनी पड़ रही है, उसमें मैं ये देखूंगी कि मुझे कहाँ कम एनर्जी देनी पड़ रही है, जहां कम एनर्जी देनी पड़ रही है वहां मेरा फायदा है। बात समझ आई? तो ईडी इज बेटर देन ईसी वाला हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। लॉजिकल क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, graph between de Broglie wavelength and kinetic energy of an electron are। de Broglie wavelength and kinetic energy प्लॉटिंग देख लो कैसे है, काइनेटिक एनर्जी 1/k है और यहाँ पे de Broglie wavelength है। पहले तो इनका फॉर्मूला सोचते हैं। de Broglie wavelength होता है h/p, है ना? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ ठीक है। अच्छा, मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन में? काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू ½ m² v²।
एम स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज एम वी का होल स्क्वायर विच इज पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। दैट इम्प्लाइज, इस टू को उधर ले जाते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अब मैं K लिख रही हूँ, अंडर रूट ऑफ 2mk, P की वैल्यू आ जाएगी। तो डिब्रॉय वेवलेंथ चलेगा, चलेगा। दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि मुझे K वर्सेस लैम्डा डी प्लॉट करना है, उसको नीचे ले आते हैं। चलेगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ इसको उधर ले जाते हैं, देखो बेटा, मास कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो ये पूरी चीज जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी। k टू द पावर हाफ जो है वो कांस्टेंट अपॉन लैम्डा डी है, या फिर मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर करूं तो k इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा डी का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट का स्क्वायर इज अनदर कांस्टेंट, a लिख देते हैं। इसका मतलब k इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी का स्क्वायर। 1/k इज इक्वल टू लैम्डा डी का स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब 1/k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी का स्क्वायर, मतलब इंक्रीज करना है और वो एक्सपोनेंशियल होगा, लीनियर नहीं है ना, स्क्वायर है। तो 1/k लैम्डा डी का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, मैंने डायरेक्टली नहीं दिया बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हो, तो इस तरीके से याद आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस हो का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव हो। क्या मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, Al3 प्लस से Al रिडक्शन दिया है, Cu2 प्लस से Cu, Pb4 प्लस से Pb2 प्लस, Ti3 प्लस से Ti2 प्लस, सभी रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। किसकी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है? रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका। तो इसका मतलब Pb4 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड सबसे ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज सामने वाला सबसे ज्यादा है, इसलिए वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, करे हुए हमने ऐसे क्वेश्चंस। चलो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स अमंग द फॉलोइंग आर। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, या तो उन पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो। अब यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर्स हैं, न्यूक्लियोफाइल है। साक्षात नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये H प्लस से अटैक कर सकता है या फिर ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। सल्फर पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट था, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स पे वीडियो है, जाके देख लो, पता चल जाएगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, A0 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मुझे पता है 2πRn इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, जहां पे n ऑर्बिट नंबर बताता है। Rn क्या होता था? A0 फर्स्ट ऑर्बिट वाला इंटू n स्क्वायर बाय z। 2πA0 n स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू n लैम्डा। n से n स्क्वायर जाएगा, ठीक है भाई। तो de Broglie वेवलेंथ बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा इज इक्वल टू 2π
ए नॉट इंटू सेकेंड ऑर्बिट एन की वैल्यू 2, जेड इज 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए नॉट, आंसर आ जाएगा 1। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन और भी आया हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, बहुत चांसेस है कि तुम हाइड्रोजन भूलोगे। चुपचाप कार्बन को मार्क करो, उसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, और अपने आप ये 6 कार्बन बनाओ। अब तू उससे पूछो कि भैया कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और कहीं पाई है, एक पाई 3 4 के बीच में भी 1 2 3 4, यहाँ भी एक पाई बना दो। अब क्या करना है, अब तुम्हें खुद हाइड्रोजन ऐड करने हैं। देखो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 अगर ये कार्बन यहाँ बना रहे हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड इसके दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन। ये कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस पे मतलब हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन। सिग्मा गिने, 1 2, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सिग्मा 2 पाई, 11। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं बेटा, 11। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक तो बेटा ये रहा पाई, एक ये रहा पाई, और 2 ये रहे, 4 पाई हैं। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमाइट ओर प्लस Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ओ, ये उधर से वो जो साइड प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा है। ये जो प्रेपरेशन वाला गेम था, ये उस पे क्वेश्चन है। देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो। क्रोमाइट ओर क्या होता है, ठीक है, इसमें मैं बैलेंस नहीं कर रही, मैं बात समझा रही हूँ। क्या रिएक्शन होता था इसके साथ, इसके साथ अपन को मिलता था सोडियम क्रोमेट, राइट। मैं हट जाती हूँ थोड़ा स्क्रीन से ना, दिख रहा है तो, प्लस Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अनबैलेंस्ड है, मैं बात समझा रही हूँ, ठीक है। फिर इससे हम बाद में डील करते थे, ये येलो कलर का सोल्यूशन होता था, और ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता था, जिसको हम फिल्टर विल्टर भी कर सकते हैं। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो Fe2O3 है, उसका मोलर मास पूछा है। आयन का मोलर मास दिया है, तो 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, ये वैल्यू बतानी थी हमें, 112 प्लस 48, 160, आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। कंसिडर द फॉलोइंग अमीन्स, 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद x मिलीग्राम ऑफ HCl। सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक निकालना है, ठीक है, आराम से देखो। सबसे ज्यादा बेसिक अमीन कौन सा होता है, क्या सिखाया मैंने, जिसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज जो भैया sp2 कहीं यूज हो रहे होंगे तो वो तो नहीं होगा। अब इसके लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसके लोन पेयर कहीं नहीं इन्वॉल्व है, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और इसके लोन पेयर तो यहाँ भी यूज हो रहे हैं, यहाँ भी यूज हो रहे हैं। तो मोस्ट बेसिक वो है जिसके लोन पेयर अवेलेबल है। वो कह रहे हैं इसका 1 ग्राम रिएक्ट विद x मिलीग्राम ऑफ HCl। मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना दिया इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये रिएक्ट करेगा, एक ही H+ लेगा इससे, बना के दिखाती हूँ, NH3 पॉजिटिव Cl- सॉल्ट बनेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, पर वो मोल्स नहीं रिएक्ट करा रहा, वो मास रिएक्ट करा रहा है। तो इसका मोलर मास क्या होगा, ये भी कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 कार्बन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N, राइट, ये बन गया। अब इसका मोलर मास निकालते हैं, 7 इंटू 12
प्लस 9 प्लस 14, ठीक है, 84 प्लस 9 प्लस 4 13 23 7 107 ग्राम्स, ठीक है जी। तो मतलब ध्यान से देखना, ये इसका मोलर मास है और इसका मोलर मास क्या है 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम्स। अब मेरे को ये पता है कि, ध्यान से देखना, उसने मुझे दिया है 1 ग्राम ऑफ ये बेस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1/107 107 मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है जी। मुझे पता है 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, सही बात है। तो 1/107 मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी इतने चाहिए होंगे, ठीक है। मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, करेक्ट जा रही हूं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू मेरी x नहीं है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे इसको, ग्राम्स में है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ग्राम में इनटू 1000, ये वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू होगी ये मेरी x के इक्वल होगी। तो अगर मैं इसको 100 ही मान लूं तो 341 मिलीग्राम के आसपास आएगा, तो ये 341 आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। CrO3 एक्सेस में दिया है, CrO3 क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन करता है ये, दोनों की करेगा। अब अगर ये 2 डिग्री है तो इससे बनाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन, और वो 1 डिग्री है तो उसकी ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ये जो कार्बन है इस पे OH है ना, 1 डिग्री है ना ये अल्कोहल, तो 1 डिग्री से कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाया। ए में CH2OH ड्राई HCl डाला, क्या करेगा ये हमने ये करा हुआ है, क्या करेगा ये, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ये। अल्कोहल्स का रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटेक्ट करता है एल्डिहाइड को या कीटोन को, किसको, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये इसके साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करके एसिटल बनाएगा, साइक्लिक एसिटल, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये बन गया बेटा मेरा बी। अब मैं बी को यहां लिख रही हूं क्योंकि मुझे आगे का रिएक्शन दिखाना है तुम्हें। ठीक है, ये CH2 वाली पार्ट है, ये बन गया एसिटल। इसमें अब डाला CH3 MgBr, पहले ग्रिग्नार्ड है, अब इस पे तो अटैक नहीं करेगा, ये तो प्रोटेक्टेड है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और बनाएगा O-MgBr आके इसके आसपास मंडराएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, CH, ये एसिटल फॉर्म में ही रहेगा बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। अब इसमें जब हाइड्रोलिसिस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिटल भी खुल जाएगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल जो बनी है वो बनेगी, ये प्रोटोनेट हो गया और ये एसिटल खुल के वापस एल्डिहाइड और वो डायॉल दे देगा, ये बन गया। यही पूछा गया, इसके बाद क्या डाला था भूल गई मैं, NaBH4 और H2O। अब NaBH4 इसको तो रिड्यूस करेगा नहीं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एज इज रहेगा और ये बन जाएगा CH2OH। तो ये ढूंढ लो कहाँ है, ये क्या पूछा है इसके बारे में, क्या है, फाइंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ग्राम्स। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, C7 है। दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। H कितने हैं, 1 H, 3 H, 4 5 6 7 8 9 10 11, इस कार्बन पे 12 13 14, H14, 2 ऑक्सीजन, O2, क्या आ जाएगा मोलर मास 7 × 12 + 14 + 16 2 = 32, तो ये हो जाएगा 6
130 ग्राम्स। मोलर मास आ जाएगा 130 ग्राम्स, लेकिन 0.1 मोल बना है। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन मोलर मास नहीं पूछ रहा है। मोलर मास आ गया 130 ग्राम्स। ये 1 मोल का मास है बेटा, लेकिन उसने हमें बोला है कि मैंने 0.1 मोल बनाया है, देयरफॉर 0.1 मोल के लिए मास आ जाएगा 13 ग्राम्स। आंसर है 13। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या बढ़िया मिक्स किया है भाई इन्होंने ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट को, कि लगाओ दिमाग। गुड क्वेश्चन। सो दीज आर ऑल द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दैट आई कुड फाइंड कि भैया ये आया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट 2 की, इवनिंग शिफ्ट की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना पेपर कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा पेपर लगा, वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। कर लिया तो यू नो व्हाट टू डू। बाय।